यूजुअली हम आम लोगों की सबसे पहली फाइनेंशियल प्रायोरिटी होती है कर्जे से बाहर आना। अब चाहे वो स्टूडेंट लोन्स हो, कार लोन्स हो या फिर मॉर्टगेज हो, हमें जल्दी से जल्दी पॉसिबल करना चाहते हैं कि उन्हें पे कर दे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी हमें कम देना पड़े। अगर हमारे पास पैसे हो तो हमारे इसमें हिसाब से ज़्यादातर लोग तो पहले ही पे कर देंगे उसको, मगर जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट इंसान है इस दुनिया में, वो उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा है इस दुनिया में। मगर मुझे ये चीज़ें तो पता है कि जो भी सारे लोग हैं, आपने इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा, किस तरह से वो ट्विटर को 44 बिलियन में लेने वाले हैं। और क्योंकि इलॉन की नेटवर्थ ही अभी $250 बिलियन की है, तो इम्पॉसिबल नहीं है कि वो कैश दे के ख़रीद लें, मगर वो फिर भी कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं। और उनका प्लान ये है कि 13 बिलियन को वो ट्विटर के अगेंस्ट में कर्जा लेंगे और साथ ही साथ 12.5 बिलियन का कर्जा टेस्ला के स्टेक के अगेंस्ट लेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो $25.5 बिलियन का कर्जा ले रहे हैं। अब एलॉन जो है वो ज़्यादा कैश भी दे सकते हैं जब तक वो डील क्लोज होती है, जिसकी वजह से मार्जिन कॉल का रिस्क ना हो। मगर जो रूट क्वेश्चन है वो अभी भी यही है कि इतने सारे कर्जों और बैंक के इंटरेस्ट पेमेंट के साथ क्यों डील करना जब आप नहीं करना चाहो तो। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बड़े ट्विटर जैसे खरीदने वाली चीज़ों में अप्लाई होता है। बहुत सारे अरबपति कर्जा लेते हैं घर खरीदने के लिए, याच खरीदने के लिए, साथ साथ प्राइवेट जेट खरीदने के लिए, जबकि उनके पास इतना सारा पैसा होता है अपनी नेटवर्थ से देने के लिए। एलॉन के पास भी 5 मॉर्टगेजेस हैं 61 मिलियन के, उससे पहले कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर को बेच के अपना टेक्सास में आ जाएंगे। तो क्यों अरबपति इतना सारा कर्जा लेते हैं? सबसे बड़ा रीज़न होता है अमीर लोगों का कर्जा लेना इसके बजाय कि कैश देना, वो है उनके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। क्योंकि उनके पास इतना ही पैसा है पहले से ही, तो उन्हें सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से सिग्निफिकेंट रिटर्न्स लाया जाए पैसों पे। अब चाहे वो कमर्शियल रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना हो या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो या फिर सारी चीज़ों को दूसरे बिजनेस में लगाना हो, इन लोगों को एक्सपर्ट चीज़ें पता है किस तरह से मार्केट को बीट करते हैं। टेस्ला का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब से वो पब्लिक गए 2010 में, जो उनका स्टॉक है $4.15 से $870 तक जा चुका है, जिसका मतलब है कि 200 गुना बढ़ चुके हैं 12 सालों में। या फिर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है 55.585% का है। और जो वो रिटर्न है सिर्फ टेस्ला का है जब वो पब्लिक कंपनी थी। यूजुअली क्या होता है कि जो ज़्यादातर गेंस होते हैं वो कंपनी जब पब्लिक जाने से पहले ही हो जाते हैं। इसके वजह से फाइनेंशियल सेंस बनाने के लिए एलॉन को जो उनका टेस्ला स्टॉक उन्होंने बेचा, अब मान लो उससे वो ट्विटर खरीद लेते हैं। ट्विटर को रिलायबली इसी की वजह से 54.585% हर साल का रिटर्न लाना हुआ। इसकी वजह से हालांकि ये तो चीज़ है कि टेस्ला कभी भी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा, मगर आपको पॉइंट तो समझ आ गया होगा। ट्विटर को जो कंसिस्टेंटली बीट करना होगा टेस्ला के एनुअल रिटर्न को, इसकी वजह से वो वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट कहलाई जा सके। और जो सच्चाई है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता कि इलॉन जो है ट्विटर को इसलिए खरीद रहे हैं कि उन्हें पैसा बनाना है। ऐसा लग रहा है कि वो ट्विटर को सोशल रीजन्स के लिए खरीद है, जिसकी वजह से वो चेंज ला सके। That we want to be just very reluctant to delete things. Just be very cautious with permanent bans. And a good sign as to whether there is free speech is someone you don't like allowed to say something you don't like. तो हो सकता है ट्विटर नेचुरली $100 बिलियन है उससे ऊपर ग्रो कर जाए इलॉन की लीडरशिप में, मगर ऐसा नहीं है कि वो फेसबुक की तरह बन जाएगा जो $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को टच कर लेगा। तो इसी की वजह से इलॉन के पर्सपेक्टिव से ये सेंस बनाता है कि कैपिटल को मिनिमाइज कर सके ट्विटर के लिए, जिसकी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ साइड प्रोजेक्ट है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है छोटे परचेजेस पे। अब एग्जाम्पल के जाते हैं इलॉन मस्क के 61 मिलियन के मॉर्टेज पे, अब जो कि अर्ली 2019 में हुआ था। उस समय टेस्ला जो था रिकवर करना शुरू हुआ था प्रोडक्शन हेल्थ से और बैंकरप्ट जाने वाला था। तो उसकी वजह से जैसे इलॉन ने ये मॉर्टेजेस को लिया, टेस्ला का स्टॉक जो है वो $36 पर शेयर पे गिर गया था 2019 की जून में। अब इमेजिन करो कि अगर इलॉन 61 मिलियन के टेस्ला स्टॉक को अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए बेचने के लिए करते मॉर्टेज लेने की बजाय, तो इसकी वजह से जब 2019 में टेस्ला का स्टॉक जो था वो 32 से 23 गुना बढ़ा था। इसका मतलब ये है कि 61 मिलियन जो था वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो बेचते अगर उस समय, तो $1.403 बिलियन की वर्थ होती। और अगर वो अज्यूम भी कर लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ अप्रिशिएट होती $100 मिलियन पे, तो एलॉन जो है $1.3 बिलियन के साथ रह जाते टेबल पे, जो कि फ्यूचर ग्रोथ को भी नहीं मिला है। इसमें आर्गूमेंट जो ये बन जाता है कि वो ज़्यादातर रेलेवेंट क्या है, अब चाहे डेप्रिशिएटिंग एसेट्स की बात करें, प्राइवेट जेट या यार्ड की, मगर जो भी परचेजेज है ये गारंटीड है कि 70 से 80% अपनी वैल्यू खो देंगे अगर आप इन्हें बहुत समय तक रखते हो। तो इसकी वजह से कोई भी सेंस नहीं बनाता है इन परचेजेस को पहले देने का। और जो सिर्फ एक ही रीज़न बनता है कि आप अपफ्रंट देना चाहो कि इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाए, मगर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स जो कर्जा लेना है वो सबसे सही चीज़ बन जाती है।
रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के साथ ही एक और सबसे बड़ा रीज़न है कि अरबपति लोग कर्जा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हालांकि उनके पास दसों बिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस है पेपर में, मगर जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो पेपर की वेल्थ और इलिक्विड है। एग्जाम्पल के लिए पिछले कुछ हफ्तों में एलॉन ने $8.4 बिलियन के टेस्ला स्टॉक को बेच दिया कैश रेज करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो ट्विटर पर लगाएंगे। ये जो सेल है उसने टेस्ला के स्टॉक को 12% गिरा दिया एक ही दिन में। आप इमेजिन करो कि एलॉन अगर 5 गुना इस अमाउंट को बेचते कैश के लिए टेस्ला को छोड़कर, तो इसी समय जब तक वो बेचना ख़त्म करते तो टेस्ला 60 से 70% नीचे गिर जाता। और इसी के साथ साथ शेयर्स उनकी खुद की कंपनी में गिरते, उनको साथ ही साथ बैकलैश से डील करना पड़ता है टेस्ला के शेयर होल्डर से, क्योंकि बहुत सारे टेस्ला के शेयर होल्डर्स पहले से ही पिस्ड ऑफ हैं इसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ट्विटर का स्टॉक बाई किया। बहुत सारे लोग ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल एक्सचेंज कह रहे हैं इसको, और ऐसा भी लग रहा है कि अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है ये, और वो जो भी है वो इस अपने थॉट्स को पीछे नहीं छुपा रहे। एक यूज़र ने ट्विटर पे ये पोस्ट किया, आई डोंट लाइक दैट यू सोल्ड शेयर्स एलॉन, योर मनी इज़ नॉट द लास्ट वन आउट, आई नो पीपल हु गॉट मार्जिन कॉल टुडे नॉट कूल। और एक और यूज़र ने पोस्ट किया, I am more disappointed he used it to buy Twitter. Genuine question. How many more years does Twitter have? और ये तो सिर्फ 12% बेचने की वजह से हुआ। एलॉन को लोग जिंदा जला देते अगर वो स्टॉक को 60 से 70% गिरा देते खरीदने की वजह से। और सेम केस है बाकी फाउंडर्स के साथ भी। बिल गेट्स भी एग्जाम्पल के लिए 25 साल उन्हें लगे थे माइक्रोसॉफ्ट की पोजीशन को कैश आउट करने में। एटलीस्ट उन लोगों के पास ऑप्शन तो है अगर वो बेचना चाहते हैं तो, मगर जो छोटे बिलियनर्स हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि स्टॉक वेस्टिंग आ जाती है। कंपनी ओनर जो है वो ये नहीं चाहते कि हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉयज़ जो है काफ़ी सारा स्टॉक बेच दें अगर वो कंपनी बुरे वक्त से जा रही है, क्योंकि अगर ये लोग भी बेचेंगे तो जो स्टॉक है और भी नीचे गिर जाएगा। इसकी वजह से कंपनी और भी ख़राब पोजीशन में जाएगी। इसकी वजह से ज़्यादातर कंपनीज एक पॉलिसी लगाती है जो कि होती है स्टॉक वेस्टिंग की, जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रिवेंट करती है अपना स्टॉक बेचने के लिए सेट पीरियड ऑफ टाइम तक। गूगल और एप्पल का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि 4 साल की वेस्टिंग शेड्यूल से जाती है। तो जब हम हेडलाइंस देखते हैं कि सुंदर पिचाई ने $281 मिलियन बनाए लास्ट ईयर, या फिर टिम कुक ने 265 मिलियन बनाए लास्ट ईयर, तो हमें ये चीज़ तो है कि टेक्निकली ये बात सही है, मगर ये जो उनके पास पैसे का एक्सेस है कुछ सालों तक नहीं होने वाला। तो जो पैसे का उनके पास एक्सेस है वो है कैश का कंपनसेशन, जो कि सुंदर पिचाई के कोर्ट के लिए सिर्फ $6.5 लाख है। और वहीं पे जैसे सुंदर पिचाई टिम जो है आसानी से 20 या 30 मिलियन डॉलर का मेंशन खरीद सकते हैं पेपर में, मगर उनके पास इतना कैश अपफ्रंट नहीं होता जिसकी वजह से वो मॉर्टगेज लेते हैं। हालांकि मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स और लिक्विडिटी सिग्निफिकेंट कंसिडरेशंस हैं, मगर हमने एक चीज़ की अभी तक बात नहीं करी जो कि है टैक्सेस। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरबपतियों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, मगर ये कोई भी डिफरेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि ये लोग काफ़ी क्लेवर टैक्स स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं टैक्सेस कम करने के लिए। सबसे बड़ी उसमें से ये है कि वो कर्जा लेते हैं, हालांकि वो 3 से 5% इंटरेस्ट देते हैं अपने लोन्स पे। वो जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट मोर है टैक्सेस में देना वो बचा लेते हैं। जो अभी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का 20% है। और अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हो जो ऐसे कि बाकी बिलियनर्स रहते हैं, आपको स्टेट इनकम टैक्सेस से भी डील करना पड़ेगा, और चीज़ों को और ख़राब करती है क्योंकि कैलिफोर्निया जो है कैपिटल गेंस और रेगुलर इनकम को अलग नहीं करती है। तो इसकी वजह से आपको 13.3% भी कैलिफोर्निया को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो टोटल टैक्स लोड है आपका 33.3% आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब कोई सही अमाउंट है या गलत है, मगर ये जो स्ट्रांगली डिस्करेज करता है अरबपतियों को अपना स्टॉक बेचने में। और एलॉन मस्क के 61 मिलियन के मॉर्टगेज की बात करें तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि एलॉन के पास $1.3 बिलियन होंगे टेबल पे अगर वो अपने प्रॉपर्टीज़ को कैश में निकालते हैं तो, मगर इसमें इंक्लूड नहीं है टैक्सेस। और इसको अगर अपन 33.3% टैक्स लगाए तो हमें ये चीज़ देखने को लगती है कि 91.5 मिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक जो है उन्हें प्रॉपर्टीज़ को कैश में देने के लिए टैक्स भरना पड़ेगा। और दोबारा से क्योंकि टेस्ला का स्टॉक 23 गुना बढ़ चुका है जब से प्रॉपर्टीज़ खरीदी है एलॉन मस्क ने, तो 91.5 मिलियन जो है वो $2.1 बिलियन का वर्थ होगा आज। जिसका मतलब ये है कि एलॉन ने $2 बिलियन टेबल पे रख दिया। और इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ला 5 गुना में बढ़ता है अगले 10 से 20 सालों में, तो जो 91.5 मिलियन डॉलर की परचेज है जो कि काफ़ी छोटा पोर्शन है एलॉन के वेल्थ का 2019 में, वो $10 बिलियन की वर्थ होगा। जिसका मतलब ये है कि इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है अगर आपके फेवर में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहने का पॉसिबल करना होगा, जिसकी वजह से किसी भी तरह का पैसा आप IRS को नहीं दे सकते।
तो अभी तक हमने जो भी चीज़ों को कवर किया उसमें काफ़ी अच्छे रीज़न्स हैं हमें कर्ज़ा क्यों लेना चाहिए, मगर जो रीज़न अगर उनको लगाया भी नहीं जाए, जो अमीर है वो फिर भी कर्ज़ा लेगा एक रीज़न की वजह से, जो रीज़न है इन्फ्लेशन। पिछले सब साल से हमारे एवरीडे अमेरिकन जो इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मगर जो कि कर्ज़ा ले रखे हैं लोग उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ मनी आपके पास कर्ज़े में है तो वो ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, मगर जो अमाउंट ऑफ मनी है जो आप खर्च कर रहे हो या फिर आप कमा रहे हो तो वो ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से वेजेस जो है क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ ही रहते हैं अब जैसे, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है तो इसकी वजह से स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी लगती है अगर आपकी इनकम परफेक्टली स्केल करती है इन्फ्लेशन के साथ। और ये भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आपकी इनकम स्पेशली लॉन्ग टर्म में नहीं चलती इतनी, तो एग्जांपल के लिए अगर आज डॉलर की वर्थ हाफ है आपके डॉलर की 1992 से, अब इसको एज्यूम करते हैं कि 30 साल का फिक्स रेट मॉर्गेज 1992 से ले लेते हैं तो $2 लाख के लिए पहले तो आधा जो नेट इनकम है आपकी वो आपकी मॉर्गेज पेमेंट में जाएगी। 30 साल के बाद जब आपकी मान लो इनकम डबल हो जाती है इन्फ्लेशन और प्रमोशन की वजह से, इस पॉइंट पे जो सेम मॉर्गेज है पेमेंट वो सिर्फ क्वार्टर ऑफ योर नेट इनकम होगी, और साथ ही साथ जो रिलेटिव कंजर्वेशन ग्रोथ नंबर है उसके साथ अगर आपकी इनकम 5 या 10 गुना बढ़ जाती है 30 सालों में, तो जो आपकी मॉर्गेज है वो भी बहुत छोटी एक्सपेंसेस हो जाएगी जब तक आप उसे पे करोगे। और ये स्पेशली एप्लीकेबल होता है अगर आपका बिजनेस हाई ग्रोथ एरिया में जैसे कई सारे अरबपतियों का होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि बिलियनर्स इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो की स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट भी यूज़ करती है अपने डेब्ट लोड को लॉन्ग टर्म में कम करने के लिए, तो वो अपने आप को इन्फ्लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं आर्ग्यू करूँगा कि गवर्नमेंट ने इसको अनएक्सपेक्टेबल लेवल एक्सट्रीम पे लेके गए, मगर ये कोई दूसरी कॉन्वर्जेशन है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए कि जो डेब्ट पेमेंट है फ्यूचर में वो करना आसान होता है, ना कि अभी करने की वजह से, इसलिए अमीर लोग जो हैं वो अपनी एडवांटेज के लिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। इन सारे एडवांटेजेस के बारे में सुन के ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि क्या ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी या नहीं, और अनफॉर्चुनेटली जो है आपको क्वेश्चन पूछना जाए तो इसका आंसर है ना, क्योंकि जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा एक आम इंसान के लिए स्टूडेंट लोन्स, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स को जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो उतना पे कर देना चाहिए या फिर इन लोन्स को लेना ही नहीं चाहिए। एक एरिया है जहाँ पे एवरेज इंसान जो है वो इससे स्ट्रेटजी का फ़ायदा ले सकता है, मगर ये रिक्वायर करती है कि वो डिसिप्लिन्ड हो और इन्वेस्ट करना चाहे रेगुलरली। अब क्योंकि वो 10 से 15 साल का मॉर्गेज ना लेके ये स्मार्ट होगा कि वो 30 साल का मॉर्गेज लें और मंथली सेविंग्स को S&P 500 में इन्वेस्ट करें। मगर आपको पता है कि आप इतने डिसिप्लिन नहीं होगे और अपना पैसों को खर्च कर दोगे इन्वेस्ट करने के बजाय, तो ये अच्छी है कि आप शॉर्टर मॉर्गेज लो और कर्जे को पे कर दो। और क्योंकि एक आम इंसान जो है इस कैटेगरी में आता है तो डेव रैमजी की जो एडवाइस है वो काफ़ी अच्छी बात होगी, मगर इसकी वजह से सेंस बनाती है काफ़ी सारे अरबपतियों की कि वो कर्जा लेके इस्तेमाल करते बजाय कैश पे करके। अगर आप एक बिलियनर होते क्या फिर भी आप कर्जा लेते? कमेंट करके ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो ने नया पर्सपेक्टिव दिया है कर्जे के प्रति, और साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।